आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। पार्टियां कह रही हैं, उनके बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। बंगाल और असम में पहले मरहले का इंतखाब मुकम्मल हो चुका और जिस तरह से वहां पर वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया, ये बम्पर वोटिंग हुई है। और ये बम्पर वोटिंग दरअसल क्या पैगाम देती है? असम में 84% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। बंगाल में, माफ कीजिएगा, बंगाल में और असम में 79% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। तो ये बढ़ा हुआ परसेंटेज सियासी जमातों की दिल की धड़कनें बढ़ा भी रहा है और साथ ही उन्हें परेशान भी कर रहा है कि कहीं ये मैंडेट उनके खिलाफ ना हो जाए। लेकिन इसी बीच तमाम बड़ी पार्टियों ने अपने अपने हक में दावे किए हैं। अमित शाह, जो बीजेपी के बड़े लीडर, उनका कहना है कि बंगाल में जो पहले मरहले में 30 सीटों पर वोटिंग हुई, उनमें से वो 27 सीटें बीजेपी 27 सीटों पर बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ जीत करने जा रही है। और ये दावा है अमित शाह का। अमित शाह ने यह भी कहा है कि जो बंगाल में इतनी बड़ी जीत के साथ ही सिर्फ हम नहीं रुकेंगे, बल्कि असम में जो 47 सीटों पर इलेक्शन हुआ है, उनमें से हम 37 सीटों पर जीत हासिल करने जा रहे हैं। जबकि टीएमसी ने बीजेपी के इस दावे को नकारा है। टीएमसी का कहना है कि पहले मरहले में ही बीजेपी को बंगाल में बड़ा झटका लगा है, आगे अभी और झटके लगेंगे, ये टीएमसी का कहना है। वहीं बदरुद्दीन अजमल, जो एआईयूडीएफ के चीफ हैं और असम में कांग्रेस का जो इत्तेहाद है, जो महाजोट है, उसका एक हिस्सा है, बदरुद्दीन अजमल ने यह दावा किया अपने ट्वीट के जरिए कि असम में जो पहले मरहले की वोटिंग हुई है, उसमें 47 में से कम 30 सीटों पर इत्तेहाद को फतह मिलेगी। और सुरजेवाला, जो कांग्रेस के लीडर, उनका भी दावा है कि अपर असम ने बीजेपी को नकार दिया है, क्योंकि जो पहली वोटिंग हुई थी वो अपर असम में हुई थी 47 सीटों पर। तो इस तरह से तमाम पार्टियां अपने अपने तौर पर दावे कर रही हैं और इनके दावों में कितनी सच्चाई है, जाहिर है कि इसका अंदाजा तो 2 मई को लगेगा। लेकिन जिस तरह से दावे सामने आ रहे हैं, इस पे हकीकत तो ये होती है कि हो सकता है कि इन्हीं में से किसी एक के दावे में सच्चाई भी हो। और जबकि दूसरी बात यह है कि अगर ये सच्चाई नहीं है तो आवाम दरअसल ये जो जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, इसका फायदा किसे मिलेगा, पैगाम क्या है? 84% से ज्यादा वोटिंग बंगाल में अहम बात है और असम में 79% से ज्यादा वोटिंग होना। और इसी बीच अब कोशिश जो है वो दूसरे मरहले के लिए भी शुरू है। लगातार तमाम पार्टियां अपने तौर पर इलेक्शन कैंपेन भी कर रही हैं। लेकिन हम आज इसी को जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में जो पहले मरहले में 30 सीटों पर इंतखाबात हुए हैं और 84% से ज्यादा वोटिंग हुई है, तो ये दरअसल ट्रेंड बताता क्या है और इस ट्रेंड से किसके दावों में सच्चाई ज्यादा नजर आती है। वैसे ही असम में जो 79% से ज्यादा वोटिंग हुई है, वहां का ये ट्रेंड बताता क्या है और इससे किसे राहत मिलती नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त खालिद इबादुल्ला मौजूद हैं, टीएमसी के तर्जुमान हैं, और सैयद यासिर जिलानी हैं, बीजेपी के तर्जुमान, और डॉक्टर अजय उपाध्याय, जो तर्जुमान हैं कांग्रेस के। और कुछ देर में हमारे साथ जहरुल इस्लाम भी जुड़ेंगे, जो एआईयूडीएफ के तर्जुमान हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं यासिर आपके पास आना चाहूंगा कि किन बुनियादों पर बीजेपी ये दावा कर पा रही है कि 30 सीटों में से बंगाल में जो पहले मरहले में इलेक्शन हुए हैं, 30 में से बीजेपी को 27 सीटों पर जीत मिलेगी। हालांकि जो पिछला रिकॉर्ड है वो इस रीजन में बीजेपी ने जीत हासिल नहीं की थी, लेकिन लोकसभा में बढ़त जरूर थी। यासिर, देखिए, जिस तरीके से टर्नआउट, जिस तरीके से वोटर अपने घर से एक उत्साह का माहौल बना के एक त्योहार की तरह पहले मरहले के इलेक्शन को में इन्वॉल्व होके जनमानस अपने घर से निकलता है और पोलिंग बूथ तक पहुंचता है और वोट करता है 80% से एबव, तो ये साफ दर्शाता है कि जो बंगाल की जनता है, सोनार बांग्ला का जो सपना है बंगाल को लेके भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और जो दावा हमारे गृह मंत्री ने किया है कि हम 30 सीटों में 27 सीटें जीतने जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट भी यही आ रही है। तमाम हमने जो 30 सीटों पे जो हमारे कार्यकर्ता या जो प्रवासी कार्यकर्ता, जो लोग वहां के इंचार्ज हैं, जो मंडल के इंचार्ज हैं, जो विधानसभा के इंचार्ज हैं, उन सब से हम लोग मिनट टू मिनट बात करके उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश में लगे हुए थे चुनाव के बाद। और हमें उसी दिन रात से और उसके एक दिन के बाद हमें इस बात का एहसास हो गया है कि बंगाल में बदलाव की जो लहर की शुरुआत पहले मरहले में सही हो गई है
और हम बहुत भारी बहुमत से इस बार बंगाल का चुनाव जीत रहे हैं। टीएमसी से हमारे साथ खालिद अबादुल्ला हैं। खालिद, कितनी दावेदारी टीएमसी की अपनी है इन 30 सीटों में से जो पहले मरहले में इलेक्शन हो चुके? बहुत ज्यादा यानी बम्पर फीसद है वोटिंग का, 84% से ज्यादा। बीजेपी का दावा है, खुद अमित शाह दावा कर रहे हैं इस बात का कि 30 में से 27 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं बंगाल की जो सिस्टम है, बंगाल का जो तरीका है, वो अभी इन लोग जानते नहीं है। बंगाल की जो संस्कृति, बंगाल का जो वोटिंग परसेंटेज कब कितना होता था, ये लोगों को अंदाजा भी नहीं है और पता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि बम्पर हुआ। हर इनको जानकारी होना चाहिए, अमित शाह जी को भी। यहाँ पे बंगाल के लोग इसको बहुत लोकतंत्र का उत्सव मानते हैं और अगर कहीं भी रहते हैं तो अपना वोट देने के लिए बंगाल अपने इलाका में पहुंच जाते हैं। और इससे पहले भी यहाँ 88% भी वोट हुई है, 84% तो इस बार हुई है, 85% इससे पहले भी वोट हुई है। पार्लियामेंट में भी बहुत 80% से भी ज्यादा वोट हुई है। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ज्योग्राफिकल कंडीशन इनको तो मालूम है ही नहीं। इनको जो सिस्टम है, बंगाल की जो संस्कृति, बंगाल का जो लोकतंत्र का जो पर्व है, जो बंगाल के लोग मनाते हैं, उसको इसका भी अंदाजा नहीं है कि वोट यहाँ पे बहुत ज्यादा। आपका दावा कितने का है? क्या आप इस दावे को मानते हैं जो बीजेपी ने किया है, या आपका अपना भी कुछ दावा है? देखिए अमित शाह जी ने जिस तरह से कहा कि 27 सीट हम लोग वहां पे ले रहे हैं, बम्पर वोटिंग हुई है, तो बम्पर वोटिंग का इनको मैं वहां पे थोड़ा सा ये बता दे रहा हूं कि इनको आइडिया नहीं है। बम्पर वोट पहले भी होता है। दूसरी बात रही 27 सीट का मामला, तो 27 सीट ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मशीन का कार्यसाजी जानते हैं, हम लोग तो नहीं जानते। हम तो जनता के ऊपर भरोसा करते हैं। जनता जो की है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। जनता जो वोट पोल की है उसका हम लोग भव्य स्वागत करते हैं। और आने वाले दिनों में 2 तारीख को पता चलेगा। हम समझते हैं कि अमित शाह जी को 27 सीट लेने का पता अभी कैसे चल गया? क्या मतलब है? क्या ये सोच है? ये इलेक्शन कमीशन इसका तो मैं समझता हूं इसके लिए सोचना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इसका कदम उठाना चाहिए कि क्यों अमित शाह बोल रहे हैं कि 27 सीट मिल जाएगा और बम्पर वोटों बहुत ज्यादा वोट से मिलेगा। उनको क्या पूरी तरह से जानकारी है? मैं कहता, अगर मैं कह दूं उनको 1 सीट भी नहीं मिलेगा तो ये तो कोई बात हुई नहीं। आप लोगों के जरिए हम लोग ये सुन रहे हैं, ममता बनर्जी ने कभी ये नहीं कहा कि हमें ये सीट मिलेगी। कोई भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता ये नहीं बता रहे कि हमें 28 सीट मिलेगी या 27 सीट मिलेगी। अरे जनता फैसला की है, जनता का जो फैसला होगा हम लोग सर आंखों पे लेंगे। और ये अमित शाह जी और उनके चट्टे बट्टे कह रहे हैं कि हम लोग 27 सीट जीतेंगे। अगर कार्यसाजी होगी तभी वो 27 सीट क्या 30 सीट भी जीत सकते हैं। ठीक है, नहीं यासिर जो हमारे साथ मौजूद है, यासिर एक छोटा सा जवाब दे दीजिए कि किस बुनियाद पे? यासिर छोटा सा जवाब, ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है? देखिए आजम साहब, देखिए अब इनके पास तर्क नहीं, एक ही बात को ये रिपीट कर रहे हैं। आप जैसे सहाफियों ने, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो सहाफी हैं, जिनकी रिसर्च के साथ जो न्यूज होती है वो आती है, एक विधानसभा में आप जैसे बड़े रिसर्च के साथ काम करने वाले सहाफी लगे हुए हैं और वो दोनों तरफ के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफा बात करता हूं। उन्होंने उस आधार पे बताया है अपनी जो उनकी रिसर्च है। फिर लोकसभा में जो बढ़त थी, जो बढ़त हमने पंचायत के चुनाव में 2018 में बनाई थी, उन सारी चीजों के आधार पे ही तो ये निर्णय तय किया जाता है। और जो लोगों का मूड होता है, खास करके वहाँ की जो की वोटर है, वहाँ की ख्वातीनों ने एक बहुत बड़े रूप में बदलाव के लिए काम किया है और बदलाव के लिए वोट किया है। ये आधार है भारतीय जनता पार्टी का। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी यकीन के साथ कह रही है, उसके गृह मंत्री कह रहे हैं और तमाम उनके लीडर कह रहे हैं कि हम एक बड़ी बहुमत के साथ इस बार। चलिए, लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मैंने या हमारे नेटवर्क के किसी साथी ने यह नहीं कहा है कि बीजेपी 27 सीटें जीतने जा रही है। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने कहा है तो ये बात सही नहीं है। पहली बात, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ है और जहरुल इस्लाम साहब हैं। जहरुल इस्लाम AIUDF के तर्जुमान के तौर पर हमारे साथ हैं। दावा है 47 में से 30 सीटों का कम से कम। मैं आ रहा हूं आपके पास। जहरुल इस्लाम, दावा है 47 में से 30 सीटों का कम से कम। बाकायदा ट्वीट करके बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया है। किस बुनियाद पर, जबकि आपकी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर लड़ी है वहां? जी, हमारा
हमारा पार्टी तो एक सीट में लड़ी है, लेकिन हम महागठबंधन में है जी, ठीक है। फर्स्ट फेज के जो 47 सीटें हैं, इस 47 में से हमारा एब्सोल्यूट सीट है एक, वो है ढींग। वो तो 100 हमारा एब्सोल्यूट सीट है एक, वो है ढींग। वो तो 100% हमारा कब्जे में रहेगा। अच्छा। और इंशाल्लाह बाकी 47 में से 30 सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में आएगा बोल के पूरा असम की जनता बोल रहे, पूरा असम के आवाम बोल रहे। दूसरी बात, ये जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो गया तब बीजेपी जब अपना हार का मुंह उधर देखना पड़ा, तब ये क्या क्या आसाम का जितना सारा अखबार है उस अखबार के फ्रंट पेज में वो एडवर्टाइजमेंट दिया है कि फर्स्ट पेज में हमारा बहुत अच्छा हुआ है, बाकी अब की बार फिर बीजेपी सरकार। तो इन लोगों ने ये एडवर्टाइजमेंट के जरिए ये बोलना चाह रहा है कि वो अपना जो डर है, अंदर का जो डर है, उस डर को वो खुलासा करने के जा रहा है और ये प्रभावित करने के लिए दूसरे और तीसरे चरण के इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए वो ऐसा करना पड़ा। तो तीसरी बात, बीजेपी ये बोल रहे हैं असम में फिर हमारा दोबारा सरकार बनाएंगे और असम में उनका स्थिति बहुत मजबूत है, पिछले साल से भी इनका स्थिति मजबूत है, ये दावा कर रहे हैं। अगर इतना मजबूत है तो देश का प्राइम मिनिस्टर को लेके गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, ना जाने कितने मतलब सेंट्रल लीडर्स असम में उभरे पड़े हुए हैं। हम तो गिनना ही छोड़ दिए हैं, वो कितना बार आ रहे हैं और कितना बोल रहे हैं। और सबसे दुख की बात ये है, ये आसाम का ज्योग्राफी नहीं जानते, ये आसाम का हिस्ट्री नहीं जानते, ये आसाम का प्रॉब्लम्स को नहीं जानते। लेकिन एजीपी तो जानती है ना, एजीपी इनके साथ है, बीजेपी के साथ कोई जरूरी नहीं है एजीपी वहां पर शराकतदारी में है, वो तो जानती है। असम के लीडर, बीजेपी के लीडर है जो असम के रहने वाले, वो तो जानते हैं। वो जानते हैं तो क्या होगा सर, जो नागपुर से बोलेगा वही तो बोलेगा। ये लोग जानने से भी ये कुछ नहीं कर सकता है। जब असम का लोगों ने सीएए का पूरा विरोध किया, जब वहाँ उनके जो हमारा अभी जो चीफ मिनिस्टर है वो भी असम अकॉर्ड का ही फसल है, असम अकॉर्ड से ही जन्म हुआ है सर्बानंद सोनोवाल का। वो जिस आदमी असम अकॉर्ड से जन्म हुआ है वो आदमी असम अकॉर्ड को वायलेट किया है, उसके सामने वायलेट किया है, कुछ नहीं बोल पाया। ठीक है ज़ाहिरुल इस्लाम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप वजह किसे मानते हैं, किस बुनियाद पे आपको लग रहा है कि आप 47 में से 30 सीटें जीत लेंगे? क्या फैक्टर आपके फेवर में काम कर गया, क्या लगता है आपको? सबसे बड़ा फेलर है इनका, ये बोला था असम अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये असम अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट नहीं किया, बल्कि सीए लाके आसामीज लोगों के ऊपर ये इम्पोज किया, जिसके वजह से असम का कल्चर, असम का भाषा, असम का संस्कृति सब कुछ बिगड़ जाएगा इसी दर से। दूसरी बात, ये बोला था आइडेंटिटी रक्षा के लिए, असम का लोगों का आइडेंटिटी रक्षा करेंगे, सीए लाके असम का आइडेंटिटी रक्षा करेंगे क्या? ये बोल रहा था असम का अर्थनैतिक बुनियाद पे ये असम का इंडिया का सबसे हाईएस्ट लेवल पे ले जाएगा। आपकी आज की डेट में असम का लोगों का पर कैपिटा इनकम $1 से भी कम है सर। 2014 में जिस लोग का पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट था 13%, आज उसी असम में 3% है जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट है। दूसरी बात, ये टी टाइप्स के बारे में बोला था कि हम टी टाइप्स में जो लोग रहते हैं टी टाइप्स का, उनके बीच में हम 100 नवोदय स्कूल बनाएंगे। आज की डेट में एक भी नहीं बना। ये बोल रहा था हम असम का लैंड सुरक्षा करेंगे, असम का लैंड रोज नागालैंड ले जा रहे हैं, मिजोरम ले जा रहे हैं, मेघालय ले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलिए, आपको लगता है कि बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। मैं इससे रिएक्शन लूंगा यासिर जिलानी से, लेकिन पहले हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं। डॉक्टर अजय, दो बातों पे आपका भी रिएक्शन मुझे चाहिए। एक तो टीएमसी नकार रही है इस बात को, टीएमसी का कहना है कि हम कैसे ये बात कह सकते हैं कि 30 में हम 27 जीतेंगे या 30 में 28 जीतेंगे, हमने तो कुछ कलाबाजी की नहीं है। दूसरी बात यह कि असम में जो दावेदारी बदरुद्दीन अजमल, आपके जो सहयोगी पार्टी, वो कह रहे हैं कि हम 30 कम से कम जीत रहे हैं। इन दोनों जगहों पर कांग्रेस की अपना रिएक्शन क्या है कांग्रेस का? पश्चिम बंगाल की राजनीति की जहां तक बात की है तो सर्वविदित है, सब जान रहे हैं कि वहां के हालात क्या है। धीरे धीरे भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जो है बात समझ चुके हैं और वो मैदान छोड़ रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी को आदत है अपना दावे पर दावे करना। हालांकि 26 मार्च को
चुनाव आयोग ने ऐसा एक हिदायत दी थी कि कोई भी दल हो, कोई भी राजनेता हो, कोई भी चैनल हो, इस तरह के दावे ना करे कि हम क्या जीत रहे हैं और कितना जीत रहे हैं। ये कहीं से भी ये ठीक नहीं है और सभी के लिए लागू होती है, मैं ये मानता हूं। इसके लिए कांग्रेस ने एक प्रतिवेदन भी चुनाव आयोग को दिया कि कम से कम इस तरह की चीजों पर कार्रवाई की जाए चुनाव आयोग के द्वारा। जहां तक बात असम की है, तो मैं तेजपुर से कल ही लौट कर आया हूं और देख रहे हैं हम लोग वहां की हालत क्या है। होजोई में, कार्बी ओलांग में या तेजपुर के एरिया में, इन सब एरियो में जो है एक तरफा मामला है। ग्रामीण एरिया में जब आप जाएंगे, ठीक है, शहरों में थोड़ा सा एक माहौल बनाने का प्रयास जरूर हो सकता है इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा, लेकिन भाजपा ने जो रोड के मामले में, सड़क और बाकी चीजों के मामले में, सुरक्षा के मामले में जो पिछले 5 साल में वहां सरकार थी और जो काम किया है, वो पूरी तरह से बेहाल है असम ग्रामीण क्षेत्रों में। और कहीं ना कहीं वहां के लोगों का ये रुख है, जो तेजपुर वाले एरिया में चुनाव हुआ अभी पिछला, उसमें भी पूरी तरह से वो मुद्दे हावी रहे हैं जो स्थानीय मुद्दे हैं। रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है या सड़क का मुद्दा है। सड़क एकदम बदहाल स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, इस पर रिएक्शन लेता हूं हमारे साथ यासिर जिलानी। यासिर, बंगाल के बारे में तो बात हो गई, जो असम के बारे में बात है, अमित शाह जी दावा कर रहे हैं कि हम असम में 47 में से 37 जीतेंगे। हालांकि दावा करना कितना सही है कितना नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन को तय करना है। दूसरी तरफ बदरुद्दीन अजमल दावा करते हैं कि हम 47 में कम से कम 30 जीतेंगे। ग्राउंड क्या है, बुनियाद क्या है, वो आपने दोनों से सुन लिया, यूडीएफ से भी और कांग्रेस से भी। आपका इस पर क्या कहना है? विधानसभा का ऑब्जर्वर हूं और ग्राउंड में हूं। आपसे मैं जुड़ने से पहले एक सभा करके आ रहा हूं और ये जिस कार्बिंग आंगलाओं की बात कर रहे हैं, अपर असम की, बराक वैली की और सेंट्रल असम की जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं अजय उपाध्याय जी झूठ बोल रहे हैं। सड़कों की हालात, मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर सबसे बेहतरीन सड़कें कहीं बनाई गई हैं तो वो आसाम में बनाई गई हैं। और आसाम के गांव-गांव में सड़क पहुंची है, बिजली पहुंचा है, पानी पहुंचा है। और जो वायदा पिछली बार किया था भारतीय जनता पार्टी ने, बाढ़ मुक्त और घुसपैठिया मुक्त, ये समझ लीजिए, ये 2 वादे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, बाढ़ मुक्त और घुसपैठिया मुक्त, वो बरकरार हैं। उसको जब तक खत्म नहीं करेंगी भाजपा, उसके वो लोगों से, अपने जनमानस से उसका वायदा लगातार पिछले 5 साल में जो काम उसने कहा था सड़क के लिए, वो सड़क पूरा करके दिया। साफ पानी के लिए तमाम इलाकों में साफ पानी है। और अब रह गई बात घुसपैठियों की और बाढ़ मुक्त, उस पे काम बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। जो मतलब यासिर जिलानी ये कह रहे हैं कि सीएए हर हाल में लागू होना ही है, वहां पर सीए के तहत ही वहां पर कार्रवाई होगी, घुसपैठियों को वहां से बाहर किया जाएगा या सीए के जरिए से लोगों को अंदर लाया जाएगा? जी सुन लीजिए आप कांग्रेस एक मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस के नेता आसाम में आते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस की पहचान बदरुद्दीन अजमल है। मैं कहना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा, मुझे इस पे बहस नहीं करना है यासिर जी। ये पहचान ये डिबेट मत कीजिए टॉपिक को प्लीज, ये टॉपिक को डिबेट मत, किसने क्या कहा नहीं कहा वो बात यहाँ पर नहीं है। और बदरुद्दीन अजमल मेंबर पार्लियामेंट है और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ आपकी पार्टी के लोग जिला परिषद वहां एंजॉय कर रहे हैं नौगांव में, ठीक है। जहीरुल इस्लाम साहब, ये आप झूठी बात क्यों कह रहे हैं? और डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप झूठी बात क्यों कह रहे हैं? यासिर जिलानी कहना है कि आप दोनों ने जो बातें कही हैं असम में काम नहीं हुआ, ये झूठी बात है। अमीश देवगन जो इस चैनल के इंचार्ज हैं, समझ में नहीं आ रही, झूठी बात बता रहे हैं। अमीश देवगन आपके चैनल के, ये झूठी बात बता रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये आप झूठ क्यों कह रहे हैं? और कौन नहीं है? आप झूठ क्यों कह रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय? अजय उपाध्याय क्या बताएंगे? झूठ बोलते हैं अजय उपाध्याय, इन्हें मालूम नहीं है कुछ भी। इनके नेता कहते हैं कि बदरुद्दीन अजमल आसाम। डॉक्टर अजय उपाध्याय आप झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय आप झूठ बोल रहे हैं। लचित बरफुकन जी हैं, आसाम की पहचान भूपेन हजारिका है, आसाम की पहचान जी, जानता हूं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आजान पीर है, ये आसाम की पहचान है, आसाम की संस्कृति के। जवाब लेता हूँ, 1 मिनट यासिर जिलानी साहब, जवाब लेता हूँ, झूठ क्यों बोल रहे हैं, जवाब लेता हूँ। यासिर भाई जरा रुक जाइए। आवाज बीच में कट रही है, आवाज क्लियर नहीं हो रही है, जरा सुन लीजिए। आसाम की पहचान हो सकता है। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। मैं जानता हूं आपने मेहनत बहुत की है,
आपने रियल में मेहनत बहुत की है, लेकिन उस मेहनत का भाग के 3 बात वाली जिलानी भाई, साहब अभी थोड़ा बीच में चला चला पानी काम करते पिलाइए। रहो। माननीय शंकर देव मैं- पहचान है आसाम की। आजम अरे भाई, भाई, जिलानी साहब मित्र, को थोड़ा यासिर पानी जिलानी पिलाइए। साहब, 2 आसाम सेकंड के हमें पहचान सुन लीजिए कौन है, आप ये लोग। सवाल नहीं है। प्लीज प्लीज अजय जी बोलिए। अजय जी बोलिए। नहीं नहीं नहीं, ये डॉक्टर अजय जी बोलिए। जिलानी साहब को कौन बता रहा है, कौन बता रहा है आसाम की पहचान के बारे में? भाई ये चिल्ला कौन बता रहा है आसाम की कोई पहचान नहीं के बारे में? पाएगा, आवाज करेंगे। भाई कौन बीजेपी बात कर रहे हैं क्या? इस मुद्दे पे हम रहेंगे, इस मुद्दे को डिरेल नहीं होने देंगे। बीजेपी आसाम की पहचान के बारे में बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, जहरुल इस्लाम साहब बीजेपी के लीडर कह रहे हैं। जी बीजेपी आसाम की पहचान के बारे में बात कर रहे जी हैं जी क्या? जी 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 जहरुल इस्लाम साहब। शंकर जो पहचान है, बदरुद्दीन जी। अजमत जो दुबई से बीजेपी घूमता है, जहरुल को पता इस्लाम है साहब। आसाम की पहचान के बारे वो में? पहचान नहीं चलिए। हो सकता। यासिर जिलानी साहब प्लीज प्लीज, थोड़ा पे जी, थक जी। जाएंगे, अभी एक ही फेज हुआ है यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे 10 सेकंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बीच बीच में नहीं डिस्टर्ब कर रहा था। जहरुल इस्लाम साहब को जवाब देने देते हैं। अजय हेलो। जी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। जहरुल हेलो। इस्लाम साहब जी, आप जो पूछ रहे थे वो यही है, चूंकि आप लोग एक दूसरे को देख नहीं जी, पा रहे जी। हैं। बीजेपी के तर्जुमान हमारे बीच मौजूद हैं, यासिर जिलानी साहब। उनका कहना है कि असम की पहचान कुछ और है, कांग्रेस कुछ और काम कर रही है, यूडीएफ कुछ और काम कर रहा है। जी आपका जवाब। ये यासिर जिलानी जी आसाम के बारे में जानते क्या है? इनको आसाम के बारे में कुछ नॉलेज है? इनका जो आसाम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी आसाम में आके बोलते हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है? आपको यासिर जिलानी जी आपको सलाम आना चाहिए। यासिर जिलानी सुनिए, मेरा बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सलाम आना चाहिए जो आसाम असेंबली में। सुनिए मेरा बात सुनिए, मेरा बात बोलने दीजिए, पूरी करने यासिर दीजिए। जिलानी साहब, पूरा वक्त खत्म हो जाएगा, कुछ बात नहीं हो पाएगी। प्लीज आप तो ऐसे न थे। यासिर जिलानी आप तो ऐसे न थे, प्लीज बोलने दीजिए। समय कोई नहीं बोलता। सुनिए मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। सलाम इसलिए आना है ताकि ये बीजेपी आसाम असेंबली में बोलता तो है पानी पी कि लिए, उनके मुसलमान का बाद वोट भी नहीं बड़ा चाहिए, फड़फड़ा और रहे ये हैं। यासिर जिलानी ये बीजेपी के एडवोकेट गिर कर रहा आजम है। भाई, ये ठीक है, पानी- चलिए, ये देखिए, बोला बीजेपी के पीने एडवोकेट के के लिए कर रहा है। पानी तो देखिए पी मेरे लिए, पास पानी वक्त पर कम रह गया है। ये सही है कि सबको अपनी अपनी दावेदारी के बारे में कुछ बात तो करनी है। बीजेपी अगर दावा करती है कि वो कामयाब हो रही है तो वो अपनी बातें बताएंगे कि क्यों उनको लगता है। टीएमसी दावा कर रही है कि वो कामयाब होगी तो वो बताएंगे उन्हें ऐसा क्यों लगता है। यूडीएफ को लगता है कि वो उनका इतिहाद जीतेगा तो वो दावा कर रहे हैं। बीजेपी ने लास्ट इलेक्शन में जी जी बोलिए। नहीं मेरा बात सुनिए। बीजेपी ने लास्ट इलेक्शन में 376 वादे किए थे। आज की डेट में कितना वादे पूरा किया है पता है यासिर जिलानी को? 25% भी वादा पूरा नहीं कर पाया। चलिए ये आवाम जो है वो वोट के जरिए से बता देगी कि किसने अपना वादा निभाया, किसने अपना वादा नहीं निभाया। देखिए मेरे पास वक्त कम रह गया, मैं चाहता हूं कि आप चारों को बराबर मौका दे दूं बोलने का। सरकार की बातें मत कीजिए। अजय उपाध्याय साहब, आप लोगों को देखिए जी। यासिर भाई को बोलना है इसलिए बोलते हैं, मैं जी। बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन जहरुल इस्लाम साहब थोड़ा रुक जाइए अरे प्लीज। भाई सब लोग चिल्लाए नहीं। अजय उपाध्याय जी विवेक आपको की तरह- मौका दे रहा हूं, आपके पास 30 सेकंड है, प्लीज बोलिए। जी पहली बात है कि यासिर भाई जो भी कह ले, ठीक है, प्रवक्ता है बीजेपी के तो, और वहां काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनको लगेगा। मैं भी 1 सप्ताह वहां गुजार कर आया हूं और 1 दिन के लिए होली के लिए आया हूं, फिर कल आऊंगा। और मैंने देखा होजोई का क्या हालत है, कार्बी का क्या हालत है, तेजपुर का क्या हालत है, और छोड़िए बाकी गुवाहाटी का क्या हालत है। गुवाहाटी के ग्रामीण एरिया में जाइए, कोई रोड एकदम रोड है ही नहीं, लगता ही नहीं है कि रोड है या नाला है। इस तरह की कंडीशन बनी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में क्या सरकार की है सब जानते हैं। बिजली का जो भ्रष्टाचार हुआ है 5 सालों में पूरा राज्य देख रहा है। ये भाजपा। चलिए ठीक है अजय जी, आपने अपना जवाब दे दिया। मैं आऊंगा अब खालिद इबादुल्ला के पास। खालिद इबादुल्ला साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि पहले फेज में किसे जीत मिलेगी नहीं मिलेगी, चलिए ठीक है, इसे आवाम के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन दावेदारी करने का यह ट्रेंड क्या कहीं इसमें तो टीएमसी पीछे नहीं हो जा रही है? देखिए, जी। दावे से अगर कोई चीज कम पूरी हो जाती तो मैं अभी दावा कर लेता हूं कि 294 में 294 सीट में जीत जाऊंगा। अच्छा। इससे क्या पूरा हो जाएगा? नहीं, मुझे फॉल्स और
गलत दावा करना बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चिल्ला रहे थे, इसलिए मैंने उनको बोला कि पानी पी लो, तो बेचारे पानी पी लिए, उसके बाद भी चिल्ला रहे। उनके बाद भी मैं कहूंगा कि पानी पी लो, लेकिन दावे से कुछ नहीं होता है। मैं अभी आपसे आने से पहले मुझे दोपहर में भी कहा गया कि आप लाइन में कनेक्ट करें, आप टीवी में बैठे। मैं कहा मैं मिदनापुर का टूर में हूं, मैं 2 मिदनापुर वहां से आया हूं, अभी जस्ट मैं अपने ऑफिस में कलकत्ता आया हूं। उसके बाद मुझे पता चला कि मिदनापुर का जो हालात है इस तरह से तृणमूल कांग्रेस के फेवर में है कि आपको मैं बता नहीं सकता। जब इलेक्शन हो, परसों 1 तारीख को इलेक्शन होगी, वोटिंग मशीन में जब वोटिंग दिया जाएगा, पोल होगा, अगला फेज जी, बम्पर का बम्पर फिर होगा। फिर मैं जब कहूंगा कि आने वाले दिनों में 2 तारीख को जब खुलेगी मशीन, तो ये बता देगी कि जो सेकंड फेज का, उसमें भी हम लोग बहुत आगे हैं। हम ये नहीं दावा कर सकते कि 27 या 48 सीट। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थोड़ा नेटवर्क को लेकर के कभी आपके पास पहुंचने में ताखिर हो जाती है, फिर भी आप लोगों ने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। और हर पार्टी, ये कहा भी जाता है कि जंग में जब तक फाइनल नतीजा ना हो जाए, आप अपने सिपाहियों का भी, अपने कारकुनों का भी हौसला हमेशा बुलंद करते रहते हैं। शायद इसी नहज पर सियासी जमातें काम कर रही हैं, लेकिन असल चाबी जो है इस ताले की, वो अवाम के हाथों में है, और वो ताला खुलेगा 2 मई को। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत, आदाब।